तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है, क्या है राष्ट्रवाद? एक्चुअली मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी राष्ट्र के प्रति जागृति लाना, किसी राष्ट्र को स्वतंत्र कराना, किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है, प्रेम और किसी राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत करना, यानी जागृति दिलाना, देश को स्वतंत्र कराना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे अपना भारत अंग्रेजों का कई साल तक, कई वर्षों तक गुलाम रहा, ठीक है, तो हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण से हमारे देश आज़ाद हुए, ठीक है। उसी प्रकार जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अच्छे से 2025 के मैट्रिक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, राइट। और मैं आप सभी से प्रण लेता हूँ, मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जो भी मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ और बारीकी से मैं आप सभी को समझ में आ जाएगा, मैं बारीकी से आप सभी को समझा दूँगा, राइट। और आप भी हमसे वादा करो कि अगर आपको ये वीडियो बारीकी से समझ में आ जाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, राइट, और हमें बिल्कुल सपोर्ट करोगे, क्योंकि अभी ये चैनल बहुत छोटा है और आप सभी के लिए ये वीडियो नया है। अगर आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ जाए, अगर आप सभी को ये जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल आप सभी को अगर समझ में आ जाए तो आप हमारे साथ जुड़कर हमें सपोर्ट करोगे, राइट। और आप लोगों का काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने इस चैनल पे प्रेम दिखाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। अगर आप क्लास 10th में नहीं हैं, अगर आप सीनियर स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये इससे जो है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए है। जो भी हेल्पफुल छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके पास तक आप लोग आई होप पहुंचाएंगे ज़रूर। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 की ओर, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप सभी को एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल है और हमारे गुरु के लिए जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, ठीक है। काफ़ी मैं अच्छा अभी इंस्टीट्यूट को 4 सालों से रन कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा मेरा रिज़ल्ट भी आ रहा, और ऑफलाइन काफ़ी बच्चों को सहायता मैं प्रदान कर रहा हूँ। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं जो ऑफलाइन बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे टीचर हैं जो ऑनलाइन भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके साथ साथ मैं भी क्यों ना ऑनलाइन बच्चों को हमारे जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये शायरी आप लोगों के लिए स्पेशल और हमारे गुरु के लिए। जीवन जितना सजता है, जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। समझ कल्याण में जितने हैं माँ बाप होते हैं खास, समझ कल्याण में जितने माँ बाप होते हैं खास, उतने ही गुरु के कारण होती है देश की साख, देश की विकास। स्वर हैं कबीर बतलाते हैं, कौन बतलाते हैं? कबीर बतलाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही भक्तों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। जैसे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, राइट, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, राइट। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जैसे आप सभी को बता रहा था कि इटली और जर्मनी, देखो आपका प्रश्न में ही उत्तर है, आपका चैप्टर में ही उत्तर है। हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोप के अंतर्गत 46 कंट्री आते हैं, देश आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यूरोप। तो यूरोप आपका किस ऑप्शन में है? तो मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में, है ना, किस शासक वंश की स्थापना जो है वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में जो है ना, वीना की संधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया गया था, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सारे शक्तियाँ उभर कर आई थी, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, है ना, पर्सिया हो गया, रूस हो गया, ये एक प्रकार का
औपचारिक समझौता किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? औपचारिक समझौता किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बुर्बो राजवंश के द्वारा, किसके द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा जो है ये समझौता तैयार किया था। कब किया था? वियना कांग्रेस द्वारा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। लेकिन यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है? पूछ रहा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? कब की गई थी ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? राइट, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेरे प्यारे बच्चों मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, कार्बोनरी का मतलब होता है कास्ट कोयला बनाने वाले। ठीक है, इटली में जो था, इटली में 1800 से लेकर 1831 ईस्वी के बीच, कब? 1800 से लेकर 1831 ईस्वी के बीच जो है क्रांतिकारी समूह का जो है अनौपचारिक नेटवर्क था। क्या था? अनौपचारिक नेटवर्क। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, रूस, ब्राज़ील इत्यादि जो क्रांतिकारी देशों के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है 1810 ईस्वी को जो है कार्बोनरी जो है, कौन सा? कार्बोनरी मतलब संगठन की स्थापना करी। तो मेजनी का भी संबंध जो था वो कार्बोनरी से ही था। किससे था? कार्बोनरी से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण, है ना, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश आता था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑस्ट्रिया ऐसा देश था। कौन सा देश? ऑस्ट्रिया ऐसा देश था जो एक प्रकार का जो है क्या थे? जर्मन राष्ट्र के हिस्सा थे। क्या थे? जर्मन राष्ट्र के हिस्सा थे। 1938 में जो है ऑस्ट्रिया को जर्मन राष्ट्र में जो है मिला दिया। क्या कर दिया? मिला दिया। और इस प्रकार जो है इस प्रकार, है ना, ऑस्ट्रिया क्या थी? बाधा थी। किनके एकीकरण में? इटली और जर्मनी के एकीकरण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कह रहा काउंट काबूर, क्या? काउंट काबूर को विक्टर, है ना, इमैनुअल, क्या? विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो दोस्तों काउंट काबूर जो है, काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री के जो है पद पर क्या किया? नियुक्त किया। क्योंकि काउंट काबूर जो था एक शक्तिशाली, क्या थे? शक्तिशाली शासक थे, यानी राजनेता थे। तो सोचा कि काउंट काबूर को अगर हम प्रधानमंत्री के पद पे अगर हम नियुक्त कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बहुत सारे शक्ति हमारे पास आ जाएंगे, है ना, और हमें शक्तिशाली, है ना, राष्ट्रों की हम स्थापना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमें एक प्रकार का सत्ता हासिल हो जाएगा। तो विक्टर जो है इमैनुअल जो काउंट काबूर को मेरे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री पद के लिए, किस पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया। ठीक है, जो कि राजनीतिक आधार को मजबूत करना चाहता था। कौन मजबूत करना चाहता था? है ना, विक्टर इमैनुअल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? मेरे प्यारे बच्चों गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी एक प्रकार का यात्री था। क्या था? यात्री था। वो नाव से यात्रा करता था, यानी नाव चलाता था। तो नाव चलाने वाले को क्या बोलते हैं? नाविक बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिए गैरीबाल्डी जो था वो एक प्रकार का यात्री था जो यात्रा करता था। तो किससे यात्रा करता था? नाव से यात्रा करता था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाविक। क्या हो जाएगा? नाविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो 1806 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1806 ईस्वी को किया था। उन्होंने, है ना, जर्मनी में जो है राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का जो है प्रतीक बनाया था। क्या बनाया था? प्रतीक बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कह रहा है कि जालवेरिन एक प्रकार की संस्था थी। किसकी संस्था थी मेरे प्यारे बच्चों? जालवेरिन जो है जर्मन सीमा का जो है शुल्क संघ का, है ना, क्या था? शुल्क संघ का एक प्रकार का क्या था?
मतलब संस्था था, जिसके अंतर्गत जर्मनी में जो भी व्यापार होता था, जो भी व्यापार, वो उन्हीं के रास्ते द्वारा यानी उन्हीं के सीमाओं के द्वारा मतलब वो व्यापार किया जाता था। तो जालवेरियन एक प्रकार का जो संस्था बनाया गया था वो व्यापारियों के लिए बनाया गया था। किन के लिए बनाया गया था? तो व्यापारियों के लिए। तो जालवेरियन किन की संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। आपका ऑप्शन में क्या है? बी है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा कि रक्त एवं लौह नीति का है ना अवलंबन किसने किया, यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया। ठीक है राइट। तो याद रखिए, रक्त एवं लौह की नीति सबसे पहले की अगर बात किया जाए भारत की, तो भारत में है, भारत में जो था सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वो आंसर मतलब ऑप्शन में वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है यूरोप का, यूरोप के अंतर्गत तो भारत नहीं आता है। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, रक्त एवं लौह की जो नीति थी वो बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। क्यों अपनाया था मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए अपनाया था क्योंकि वो इन्हीं के माध्यम से जो है जर्मनी में एकीकरण चाहता था। क्या चाहता था? एकीकरण। रक्त एवं लौह की नीति का मतलब होता है ना, लड़ के अपने हक के आधार पे, है ना, देश में जो है स्वतंत्र स्थापित करना। ठीक है, क्या करना? स्वतंत्र स्थापित करना। तो बिस्मार्क ऐसा एक मतलब राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, किसके लिए? तो जर्मनी को क्या करने के लिए? जर्मनी को एकीकृत करने के लिए, यानी जर्मनी को स्वतंत्र करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 10 मई कब हुई थी? 10 मई, है ना, 1871 को हुई थी। कब हुई थी? 1871, 10 मई 1871 को हुई थी। राइट, है ना। यह संधि के अंतर्गत जो है जर्मन एम्पायर का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? जर्मन एम्पायर का। ठीक है, लेकिन 1871 को यानी 28 जनवरी 1871 को जो है पेरिस का पतन हो गया था, जिसके कारण से फ्रांस और पर्सा का युद्ध समाप्त हो गया। और 26 फरवरी को फ्रांस और पर्सा के बीच जो है शांति की संधि प्रारंभिक शर्तों के आधार पे, यानी एक शर्त था, ठीक है, जिसके आधार पे 10 मई 1871 ईस्वी को जो है दोनों देश के बीच समझौता हो गया और जो है कि दोनों देश आपस में हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 10 मई 1871 को हुई। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का यानी किस देश का साहित्य और ज्ञान जो है ना, ज्ञान यानी विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो दिमाग में सेट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान का जो है साहित्य ज्ञान काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहा, क्योंकि यूनानी सभ्यता में जो है कि विज्ञान, फिलोसफी, कला, साहित्य, ये सारे यानी चीज़ों का ज्ञान था उनके पास। क्या था? ज्ञान था। ठीक है, संस्कृति, सारे चीज़ों को प्रभावित किया। यूरोपियों को क्या कौन प्रभावित किया? यूनान प्रभावित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यूनान। बी आंसर इसका हो जाएगा, यानी यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 ईस्वी को, है ना, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? कब? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर 1829 को, यानी 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1829 को जो है ना, एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ वो किससे हुआ? यूनान से हुआ। किससे हुआ? यूनान और तुर्की के बीच हुई थी। इस संधि के तहत यूनान ने तुर्की के अधीन रहने के लिए क्या था, मतलब स्वीकार कर लिया था, स्वीकृति कर ली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो किस देश के साथ हुई थी? तो ये जो हुआ था किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर आएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।